नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि यूपी के कंप्यूटर ऑपरेटर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो उसका मैंने पार्ट फर्स्ट बना चुका है और अब मैं उसकी के पार्ट सेकंड के बारे में आपको वीडियो बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई और दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो देख तो रहे हैं, लेकिन ना उस पर कोई कमेंट और लाइक उतना मुझको नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैं सभी व्यूवर से कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के बारे में अच्छी बुरी जो भी बातें हैं वो आप मुझको बताएं ज़रूर, ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ सुधार करके आपके सामने रख सकूं। और जितनी भी आप उसके ऊपर लाइक देते हैं तो उससे मुझको मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी आगे वाली वीडियो को और भी अच्छा उसी हिसाब से बेहतर बना सकूं। तक उसी से मुझे पता चलता है, मैं अपने आप को इवेल्युएट कर पाता हूं कि हाँ, मैं जिस पर्पज से आपको वीडियो दे रहा हूं वो आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक या डिसलाइक जो भी आपको करना है आप करिए। लेकिन जो भी इसको डिसलाइक कर रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आई, ताकि मैं उसकी सुधार करके अपनी और अच्छी वीडियो देने की कोशिश कर सकूं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। और पहला क्वेश्चन आपकी वीडियो का जो है वो ये है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है। मतलब पूछा गया है कि जो है 1000 पुरुष पर कितनी स्त्री 2011 की जनगणना के अनुसार पाई गई। तो पहला ऑप्शन है 1000 पर 940 स्त्री, 1000 पुरुष पर 933 स्त्री, 1000 पुरुष पर 929 स्त्री और 1000 पुरुष पर 937 स्त्री। तो दोस्तों 943 जनगणना के उसमें पाया गया था, वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसके नियरेस्ट जो आपका है वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा 1000 पुरुष पर 940 स्त्री। और 2011 की जो जनगणना थी उसके बारे में आप लोग को थोड़ी जानकारी और होनी चाहिए, क्योंकि उससे और भी सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी। तो वो 15वीं जनगणना थी, और इस जनगणना जो इसके आयुक्त थे वो कौन थे, तो उनका नाम था डॉक्टर श्री चंद मौली, जो इस जनगणना के आयुक्त थे। और साथ ही साथ आपसे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कि जैसे कि पूछ लेगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो वो आपको बताना होगा कि सन 1872 में जो है फर्स्ट टाइम जनगणना की गई थी। उसके बाद से ही जनगणना करते हुए आ रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फिर से जनगणना से ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो उसको भी आपको देखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ए बिहार। बिहार की जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षर लोग दिखाई पड़े, जो जिनकी परसेंटेज 60% के नियर अबाउट थी। और एक और चीज जान लीजिए, जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य था वो आपका था केरल, जहां पर जो पढ़ाई यानी साक्षरता दर का परसेंट था वो 94 और के आसपास था। तो ये सिर्फ सारी चीजें भी आप नोट करते हुए चले, ताकि अगर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आए तो आप उसको सही करके आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2012 के ओलंपिक खेल में किस देश में आयोजित किए गए थे। तो देखिए दोस्तों, ये करंट का एक हिसाब से क्वेश्चन है, क्योंकि 2012 का पूछ रहा है। जो ये क्वेश्चन पेपर ये 2013 का था, इसलिए ये 2012 का पूछ रहा है। इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। इसका आंसर के साथ साथ मैं आपको जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाले हैं उसके बारे में भी कुछ जानकारी दे देना चाहूंगा। लेकिन पहले उसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसका आंसर आपका ऑप्शन में है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लंदन ब्रिटेन, बीजिंग चीन या पेरिस फ्रांस। तो इसका आंसर होगा आपका लंदन। लंदन ओलंपिक आपका 2012 में हुआ था। और इस ओलंपिक से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि पूछ सकता है कि आपका 2020 का समर ओलंपिक कहाँ पर होगा। तो 2020 का समर ओलंपिक इसलिए पूछ सकता है क्योंकि जो समर ओलंपिक होता है वो ज़्यादा
लोकप्रिय है और ज्यादा उसके बारे में लोग जानते हैं। इसके अलावा जो है आपका विंटर ओलंपिक भी होता है, जैसे कि 2018 में आपका विंटर ओलंपिक होगा, ये आपके प्योंगयांग साउथ कोरिया में होगा, प्योंगयांग साउथ कोरिया में होगा। और जो 2020 का जो समर ओलंपिक होगा वो आपका टोक्यो जापान में होगा। तो ये सारी चीजें आप नोट करके रखिए, ताकि नेक्स्ट पेपर में अगर इस सब चीजें पूछी जाती हैं तो आप उसको सही करके आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइना नेहवाल एक प्रमुख नाम है, यानी साइना नेहवाल जो है वो इन सब में से किस चीज से रिलेटेड है? ए स्विमिंग, बी भारोत्तोलन, सी बैडमिंटन या डी बॉक्सिंग। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? बैडमिंटन। साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास विक्रम सेठ, एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय या एमजे अकबर। आंसर है इसका आपका एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि जिनकी अब डेथ हो चुकी है। और दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड यही क्वेश्चन नहीं, इन्होंने और भी बहुत सारी बुक लिखी थी, जिसमें से कुछ बुक के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि जो है 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, ये भी इनकी बुक थी जो काफी फेमस थी और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। साथ ही साथ इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी इनकी बुक थी, ये भी पूछी जाती है। और माई जर्नी, ये भी इन्हीं की बुक थी। ऐसे और बहुत सारी बुक है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। तो इन सब चीजों को आप पढ़ के जरूर रखिएगा। और इनके नाम पर जो है अभी हाल में ही कुछ और भी चीजें की गई हैं, तो उसको भी आप नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। नहीं तो आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो में या अगली वीडियो में मैं इस सब चीज पे फोकस करके उनको आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ऑप्शन है आपका मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद या मुंडक उपनिषद। तो आपका जो ये ऋग्वेद सत्यमेव जयते है, ये आपके कहां से लिया गया है? ये आपके लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। साथ ही एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मुंडोक उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है वो टूटी हुई नाव से की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है या किस चीज में या कहां से लिया गया है? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? मुंडोक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संत कबीर दास की समाधि स्थित है। ए ऑप्शन है आपका कुशीनगर, बी मगहर, सी देवी पाटन या डी चित्रकूट। तो संत कबीर जी की समाधि स्थल कहां पर है? इसका आंसर है आपका बी मगहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 जीबी किसके बराबर है? ऑप्शन है आपका ए 10 MB, बी 100 MB, सी 1000 MB या डी 10,000 MB। आंसर है आपका सी 1000 MB। दोस्तों यहाँ पर 1000 MB, जैसे नॉर्मली इसमें जो है आपका क्या दिया होता है? 1000 MB ना दे करके 1024 दिया होता है। नॉर्मली आपको 1024 दिया होता है, यहाँ पर 1000 दिया है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हम लोग ने लगाया है। लेकिन ज्यादातर जगहों पे आपको 1024 दिखाई पड़ेगा, तो इस चीज को भी आप जो है गड़बड़ नहीं करिएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड अब बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये तो अभी आपका 2013 का है, इसे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर ही है, इसमें ये पूरा सेक्शन ही कंप्यूटर का होगा। तो मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे आपको कंप्यूटर की वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उनको देख करके और भी ज्ञान उससे अर्जित कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैं और भी कंप्यूटर की वीडियोस बना करके आपको देता रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है आपका माइक्रोफोन का, बी टाइपराइटर का, सी डायनामाइट का या डी ग्रामोफोन का। आंसर है आपका सी डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबल ने आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था। और दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल के नाम से ही नोबल पुरस्कार जो आपके दिए जाते हैं उसकी शुरुआत की गई थी इन्हीं के नाम से। और ये भी बता देना चाहता हूं कि ये आपका स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम जहां पर है, स्वीडन स्टॉकहोम में आपको इसके पुरस्कार को दिया जाता है। और इसका जो है जो शुरुआत हुई थी वो आपके हो गई थी 1901 में। 1901 से आपको जो है ये पुरस्कार देना
चालू कर दिया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इसको भी सबको नोट करते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। निम्न में से कौन बायोडीजल पौधा है? ऑप्शन है आपका ए जावा घास, बी रतनजोत, सी गुग्गुल या डी रोसा घास। आंसर है आपका बी रतनजोत। रतनजोत जिसको इंग्लिश में जेट्रोफा बोला जाता है, ये आपका बायोडीजल पौधा है, यानी कि इससे हम जो है ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा और भी बहुत से पौधे होते हैं जिसको हम लोग बायोडीजल पौधा कहते हैं, जिसको बोलते हैं रेप सीड, जैसे कि उसका हिंदी में बोला जाता है सफेद सरसों, या सोयाबीन का भी जो होता है उससे भी हमें बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। आपका कैस्टर बीन यानी एरंड का जो पौधा होता है उससे भी हम लोग बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं। तो हो सकता हो आपको ये भी सब कहीं ऑप्शन में देखने को मिले, या ये सब मिल जाए और उसमें से जो है आपको कह दिया जाए कि 1 2 या 1 2 3 ऐसे भी आपको ये मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 2013 का है, इसलिए आप इसको जानने के लिए रहने दीजिए। जब करंट अफेयर की कोई वीडियो बनाई जाएगी उसमें 2017 का जो है बताया जाएगा, तब आप उसके बारे में ध्यान से इसको देखिएगा। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको बताने का जो है वो रहता है, बाकी चीजें तो चला करती हैं। जैसे कि 32 नंबर क्वेश्चन भी 2012 का पूछा गया है, 34 नंबर क्वेश्चन में भी 2013 का पूछा गया है, तो कोई खास नहीं है। ये 35 नंबर क्वेश्चन आपके काम का है कि भारत की कुल जनसंख्या 2011 में थी। देखिए फिर से जनसंख्या से ही ये क्वेश्चन और आ गया कि जो भारत की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी आई, तो ये आपकी आई थी, डी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर 121.02 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलाकर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है आपका ए नीदरलैंड, बी स्कैंडिनेविया, सी यूरेशिया या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा आपका बी स्कैंडिनेविया को डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को मिलाकर के स्कैंडिनेविया बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं? देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं रहे हैं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका एस.एच. कपाड़िया, बी अल्तमश कबीर, सी के.जे. बालाकृष्णन या डी एन गोपाला स्वामी। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा, जो नहीं रहे हैं वो आपके हैं एन गोपाला स्वामी। बाकी आपके एच.एस. कपाड़िया, अल्तमश कबीर और के.जी. बालकृष्णन तीनों लोग जो है आपके रहे हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड और जो जानकारी है, जैसे कि ये पूछ सकता है कि चीफ जस्टिस, ये मुख्य न्यायाधीश जिसको चीफ जस्टिस बोला जाता है, प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपके जगदीश सिंह खेहर हैं, और ये आपके 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो दोनों चीज ध्यान देने वाली चीज है, दोनों चीज को आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2013, फिर देखिए दोस्तों जनवरी 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है किसको पद्म विभूषण की उपाधि दी गई। तो 2013 के पद्म विभूषण बहुत लोगों को दी गई थी, इसको आपको जानने की अब कोई बहुत खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानने की जरूरत है कि ये पद्म विभूषण होता क्या है। तो दोस्तों ये पद्म विभूषण जो आपका जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, ये इसको सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे फर्स्ट को आप भारत रत्न जानते ही हैं, उसके बाद जो सेकंड सिविलियन अवार्ड है वही आपका पद्म विभूषण है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी भारत के 64वें गणतंत्र दिवस 2013 में मुख्य अतिथि। फिर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि करंट से आए हुए हैं, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि करंट से आए हुए क्वेश्चंस, मतलब कि आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर होने वाला है इसमें एक अच्छा खासा आपका 5 से 10 क्वेश्चन आपके करंट से रहेंगे। तो आप लोग करंट के क्वेश्चन को भी पढ़ते रहिए इसको, यानी कि अगर जैसे मान लीजिए आपका पेपर जब भी मई में, या जैसे मई में तो आपका आया ही है, आगे जून जुलाई जब भी होने वाला होगा तो उसके प्रीवियस 6 मंथ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जरूर पढ़ लेने चाहिए। तो चलिए फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर पूछा है कि भारत के 64वें गणतंत्र दिवस 2013 में मुख्य अतिथि थे। तो 2013 के मुख्य अतिथि के बारे में अगर आपको जानना है तो बता देते हैं
लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कोई खास वो नहीं है। तो जो अब ये 64वें गणतंत्र दिवस 2013 में मुख्य अतिथि थे वो आपके भूटान नरेश थे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानना ये है आपका कि 2017 में जो आपके रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट आते थे वो कौन थे, मतलब आए थे वो कौन थे। वो आपके थे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहान। मोहम्मद बिन जायद अल नहान ये आपके आबू धाबी यूएई के जो है आपके प्रिंस थे, वो आए हुए थे। और साथ ही साथ इनकी जो फौज थी वो भी आई हुई थी। इसके पहले जस्ट पहले फ्रैंकोइस होलांद आए थे और उन्होंने अपने जो उसके साथ सेना आई थी उसने परेड आपकी की थी रिपब्लिक डे पे। इसी प्रकार से अब की बार जो ये यूएई से आए थे इनके भी जो साथ जो सैनिक आए थे उन्होंने आपकी परेड की थी रिपब्लिक डे के दिन। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको देखते हैं क्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये आपका इस वीडियो का रहेगा। ये है आपका भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री। देखिए दोस्तों ये उस समय का पूछ रहा है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री उस समय कौन थे। तो और ये इसका कोई बहुत खास मतलब नहीं है क्योंकि 2013 का था। तो ये जो है जो प्रीवियस पुरानी सरकार थी उसका है। उस समय जो है आपकी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी वो सुश्री कृष्णा तीरे थी। और जो प्रेजेंट टाइम है जो इम्पोर्टेंट चीज है वो प्रेजेंट टाइम का जानने का है, जो कि आपका इस समय मेनका गांधी है। मेनका गांधी इस समय आपकी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो ये चीज जानने की आपको आवश्यकता है। तो दोस्तों ये मेरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इससे रिलेटेड आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर सेक्शन, इसी पेपर का कंप्यूटर सेक्शन को कराऊंगा और उसके बाद फिर मानसिक अभिक्षमता परीक्षण पर भी चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और जिन भी व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के बारे में उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने चारों ओर सफाई बनाए रखें, स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।